समय स्पेशल से प्रायोजक टॉप्स जैम्स, लाइफ में लाए मजा और जेपी शारदा कुकिंग ऑयल, खाने से प्यार फिर से। समय स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। सारा प्रणाम, मैं प्रीति। जहां होता है ड्रग्स का धंधा, वहीं से जुड़े बताए जा रहे हैं कुछ आतंकियों के तार। इसीलिए लोगों के मन में आ रहे हैं तरह तरह के सवाल। कहीं अफीम की तस्करी से तो नहीं चल रहा आतंक का खेल? कहीं इसी खेल की वजह से तो नहीं डाली जा रही इलाके के लोगों में नशे की लत? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानेंगे अपनी आज की खास पेशकश में। आतंक का नशा। जी हां, नशे के धंधे से जुड़े हो सकते हैं कुछ आतंकियों के हाथ। कुछ लोग तो ऐसा ही मान रहे हैं क्योंकि जिस इलाके में नशे का कारोबार होता है उसी इलाके में आतंक का भी धंधा होते हुए लोगों ने देखा है। नशे के कारोबार में शामिल अभी जो लोग सामने आए हैं उन्होंने भी ऐसे ही संकेत दिए हैं। अफीम की खेती के लिए लाइसेंस देती है सरकार, लेकिन फिर भी होता है तस्करी का खेल। बड़े पैमाने पर होती है अफीम की तस्करी। तस्करी में शामिल हैं बड़े बड़े लोग, कई आतंकी संगठन। जी हां, अफीम का कारोबार आपको भले ही सीधा लगता हो, लेकिन हम आपको बता दें, कई लोगों ने इसे ऐसा धंधा बना दिया है जिसके पैसे का इस्तेमाल वो आतंकी घटनाएं करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि मंदसौर के आसपास होने वाली अफीम की तस्करी में सिमी जैसे संगठन के कुछ लोग भी शामिल हैं। कुछ लोग बताते हैं कि मंदसौर से लगने वाली मालवा बेल्ट और आसपास के इलाके में सिमी ने अपनी जड़ें काफी मजबूती से गाड़ी थी। चाहे सफदर नागौरी हो या मुनीर देशमुख या फिर जाकिर हो या गुड्डू, इन सभी की गतिविधियां मालवा की इस बेल्ट में ही काफी रहीं। इस संगठन से जुड़े कई लोग इस इलाके से गिरफ्तार भी किए गए। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आतंक की कहानियां लिखने में कहीं अफीम की तस्करी से मिले पैसे का इस्तेमाल हो रहा हो? इलाके के कुछ लोग तो पुख्ता तौर पर यह बात कहते हैं कि इस पूरे खेल में अफीम के काले कारोबार का ही पैसा लगा है। सिमी के अलावा और भी कई आतंकी संगठन तस्करी के इस धंधे में शामिल हो सकते हैं। इस बात से भी इनकार किया नहीं जा सकता। पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक तस्करी में शामिल लोगों का नेटवर्क बहुत बड़ा है, इसलिए इस पर लगाम लगाना थोड़ा मुश्किल है। आप ये सभी जानते हैं कि पूरे विश्व स्तर पर ये एक बड़ा भारी बिजनेस सा बना हुआ है। अगर इसको वर्ल्ड के उसमें टर्म्स देखें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड $400 बिलियन से ज्यादा का टर्नओवर नारकोटिक्स सब्सटेंसेस का है। और ये पैसा जो इतना ह्यूज मनी जनरेट होती है, ये कहीं ना कहीं आपराधिक तत्वों के हाथ में जा रही है। और ये जब पैसा आपराधिक तत्वों के हाथ में जाता है तो हमारे कानून व्यवस्था और आपराधिक परिदृश्य को प्रभावित करता है। ये भी हमारे लिए एक बड़ी भारी चिंता का विषय है। लेकिन कैसे होता है अफीम की तस्करी का खेल? कैसे होता है माल इधर से उधर? इस बात को जानने के लिए हमारी टीम कोशिशों में लगी थी। एक दिन खबर मिली कि मंदसौर के पास के जंगल में कुछ लोग तस्करी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश में लगे हैं। खबर सुन हमारी टीम जंगल में पहुंच गई। कुछ देर चलने के बाद नकाब पहने कुछ लोग हमें दिखाई पड़ गए। जैसे ही हमने उनके करीब जाने की कोशिश की, वो भागने लगे। काफी मशक्कत के बाद आखिर एक आदमी को पकड़ ही लिया। कुछ ही देर में उसने राज उजागर कर दिया। इस आदमी का कहना था कि वो तो अफीम की खेप इधर से उधर करता है, बाकी धंधे के असली खिलाड़ी तो कहीं और ही बैठे हैं। इनमें से कुछ लोग जेल में भी बंद हैं। इस आदमी की बातें भी अफीम के खेल में आतंकी संगठनों के शामिल होने की ओर इशारा कर रही थी। बड़े आका बैठे रहते हैं, वो लोग बेचते हैं, लेके हम उनको दे देते हैं। अच्छा, तो फिर आपकी रिस्क नहीं रहती? पुलिस पकड़ती है? रिस्क रहती है साहब, इसीलिए हम जंगलों में आते हैं। मंदसौर जिला का नाम अफीम की तस्करी के मामले में पहले से ही जाना जाता है। इस तस्करी को रोकने के लिए पुलिस के पास दावों और दिक्कतों को बताने के अलावा कुछ भी नहीं है। सिस्टम में बहुत दिक्कत इस पे आती है। पहले सिंगल गोडाउन, बड़ा गोडाउन होता था, जिससे कि एक सिस्टम को कंट्रोल करने में चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट हो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो। दूसरा, उसमें जो खरीदी और ट्रांसपोर्टेशन,
अगर कोई ठेकेदार ने सुहासरा क्षेत्र में ठेका लिया है और उसने गरोठ में अगर माना गोडाउन लिया है, तो अब ये इसको आइडेंटिफाई करना एरिया से बाहर जा रहा है माल, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अफीम की तस्करी का खेल भले लोगों को साधारण नजर आता हो, लेकिन यह गंभीर मामला है जिस पर रोक लगाने के लिए फौरन कोशिशें होनी चाहिए। नशे को रोकने के लिए सरकार ने मंदसौर को एक मॉडल के रूप में विकसित करने की योजना तो बनाई है, लेकिन बेहतर होता यहां से नशे का कारोबार बंद करने की योजना भी साथ में बनाई जाती। कैमरामैन सम्राट धनगर के साथ नरेंद्र धनोतिया, सारा समय मंदसौर। और मंदसौर संवाददाता नरेंद्र धनोतिया इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों की बात करें या पुलिस विभाग की बात करें, लगता नहीं उनके जो बातें हैं उनसे कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि जल्दी कोई रोक लगने वाली है इस तस्करी पर। जी बिल्कुल प्रीति जी, जो नशे का कारोबार है और नशे के जो कारोबारी हैं वो उनका जाल, उनका नेटवर्क इतना फैला हुआ है कि जो पुलिस बल है वो उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। और जैसे कि अभी पुलिस अधिकारी अपनी समस्या बता रहे थे कि पहले अलग अलग जोड़ा चुरा को लेकर के पहले एक गोडाउन होता था, एक ठेकेदार होता था, अब 33 ठेकेदार है और उनके अलग अलग गोडाउन है। तो इनकी जो सर्कल है उस सर्कल से इधर उधर ले जाने में, अगर ये राजस्थान सीमा यहाँ से लगी हुई, इधर प्रतापगढ़ लगा हुआ है, इधर झालावाड़ लगा हुआ है और इधर चित्तौड़ जिला लगा हुआ है, तो कुल मिलाकर के इनके भागने के रास्ते ज्यादा है और इनके जो तस्करी करने के तरीके हैं वो बदल गए। आजकल ये वीआईपी जो गाड़ी होती है उसमें तस्करी करते हैं, तो पुलिस के लिए ये चुनौती तो बना हुआ ही है। साथ ही जो अफीम से बनने वाले ड्रग्स हैं इनका सेवन भी लगातार बढ़ रहा है और इससे भी जो पुलिस के सामने चुनौती है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रीति जी, लेकिन नरेंद्र, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई चीज इतने बड़े पैमाने पर चल रही हो, उसकी भनक पुलिस को ना हो और मिली भगत उसकी तरफ से ना हो। जी बिल्कुल, इसमें जो पुलिस कार्रवाई करती है उसमें जो कोरियर होते हैं, जो माल इधर से उधर लाने का काम करते हैं, वे लोग पकड़े जाते हैं और मुखबिर जो होते हैं उनकी सूचना पुलिस पर पहुंचती है कि ये व्यक्ति माल इधर से उधर ले जा रहा है और मुखबिर की सूचना के आधार पर वो जो कोरियर पकड़े जाते हैं और वो ही जेलों में डाल दिए जाते हैं। और जो उसके पीछे सफेद पोश लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, सिंडिकेट लोग होते हैं, ये लोग पर्दे के पीछे रहते हैं और इनके खिलाफ पुलिस साक्ष्य जुटाने का पूरा प्रयास नहीं करती, इस कारण ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई लोग पकड़ में आ भी जाते हैं, लेकिन जितनी सफलता उन लोगों को पकड़ने में पुलिस को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाती है और वो लोग अपना धंधा ऐसे ही करते हैं। आज अगर कोई व्यक्ति जेल में चला जाता है तो उसकी जगह वो 2000 रुपये देकर के दूसरा कोरियर खरीद लेते हैं और वो उनका काम करता है। तो तस्करी का धंधा निरंतर जारी है और उसके ऊपर जो रोक होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पा रही है। नरेंद्र, क्या पुलिस मानती है, नारकोटिक्स विभाग के लोग ये मानते हैं कि नशे का ये खेल और आतंक का खेल, इन दोनों में कनेक्शन है यहाँ? जी बिल्कुल प्रीति जी, अभी यहाँ पर नारकोटिक्स के जो आईजी है प्रदीप जी यहाँ पर मंदसौर में आए थे। उन्होंने पतंजलि नशा मुक्ति समिति की यहाँ पर बैठक ली थी और उस बैठक में यही चिंता जताई थी कि मंदसौर जिला जहाँ पर अफीम का उत्पादन होता है और यहाँ से अफीम का जो सरकार खरीदती है उसके अलावा तस्करी भारी मात्रा में होती है और इससे पूरे देश में नशा फैल रहा है और नशे के जो कारोबार से आतंकवाद और अपराध निरंतर बढ़ रहा है। तो ये उन्होंने चिंता जताई थी और नशे में जो युवा भटक रहा उनको सही रास्ते पर लाने की चिंता है। ये साथ ही जो नशे के कारोबार से आतंकवाद में पैसा जा रहा है, आतंकवाद फल फूल रहा है और अपराध बढ़ रहा है, उसके ऊपर भी उन्होंने गंभीर चिंता जताई थी। और क्योंकि कोई ठोस स्टेप नहीं उठाए गए नरेंद्र, इसलिए मान सकते हैं कि और लोगों को भी बहुत सुविधाजनक जगह, बहुत सेफ जगह मंदसौर लग रही है इस तरह की तस्करी के लिए। जी बिल्कुल, जो अफीम तस्करी के खिलाफ जो एक स्टेप उठाना चाहिए, एक स्टेप जो गवर्नमेंट की होना चाहिए, नारकोटिक्स विभाग की होना चाहिए, पुलिस की होना चाहिए, साथ ही साथ जो डोरा चुरा का नियंत्रण देखता है ये एक्साइज डिपार्टमेंट, इनको जो एक तस्करी रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाना चाहिए, वो अभी भी पर्याप्त नहीं है और ये तस्करी का कारोबार दिन पे दिन फल फूल रहा है और इसके कारण कहीं न कहीं से जो युवा पीढ़ी देश के विकास में लगना चाहिए वो भटक रही है। प्रीति जी, जो इलाके में इन सब धंधे को लेकर जो गिरफ्तारियां हुई वो कितनी अहम थी? जी बिल्कुल, अभी तो पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो जो यहाँ पर पुलिस विभाग ने जो कार्रवाई की है वो पुलिस के आंकड़े ज्यादा है। जी जी। अगर लोगों की गिरफ्तारी का देखा जाए तो पुलिस के आंकड़े ज्यादा है, लेकिन नारकोटिक्स विभाग के आंकड़े अगर देखा जाए तो कम है। साथ ही साथ अगर एक्साइज डिपार्टमेंट जो डोरा चुरा तस्करी को रोकने और उसको नियंत्रण करने का काम करता है उसके आंकड़े 0 के बराबर है। तो कुल मिलाकर के जो अलग अलग सोर्सेज बने हुए तस्करी रोकने के लिए उन तीनों का अभी कॉम्बिनेशन नहीं है।
तो इस कारण भी ये व्यवहारिक तौर पे दिक्कत आती है कि कौन सी विंग कहाँ काम कर रही है, तस्करी रोकने की क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो यह चाहिए सरकार को कि चाहे नारकोटिक्स विभाग केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट हो या पुलिस विभाग मध्य प्रदेश पुलिस हो और एक्साइज डिपार्टमेंट हो, लेकिन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर संयुक्त रूप से बैठ के अगर होती रहे और तस्करी रोकने का पर्याप्त इंतजाम और योजना बनाई जाए तो बड़े तस्करों के ऊपर भी लगाम लग सकती है और बड़े तस्कर भी पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं जी। और जिस तरह से ये कहा जा रहा था बहुत बड़ा नेटवर्क है, पूरे वर्ल्ड वाइड आंकड़े दिए जा रहे थे, क्या उतना मुश्किल काम है? अगर गंभीरता से इसको सोचा जाए बैठकर, तो क्या ये इतना मुश्किल काम है जितना बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, मुश्किल तो कोई काम अगर नहीं होता है। पंजाब में इतना बड़ा आतंकवाद था, वो भी सरकार ने अगर खत्म किया है तो इसके पीछे इच्छा शक्ति होना चाहिए। और चूंकि अफीम तस्करी अगर मंदसौर, नीमच और रतलाम जिले में इसका उत्पादन ज्यादा होता है और यहाँ से शुरू हो रही है तो बहुत बड़े इलाका नहीं है। जी नरेंद्र फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। जी के पाठक जी का रुख करेंगे, एसपी मंदसौर के। पाठक साहब, आपका सारा समय में स्वागत है। आप मानते हैं एक बहुत ही गंभीर इस समय समस्या है, मामला है मंदसौर का, इस तरह अफीम की तस्करी? निश्चित रूप से, क्योंकि भारत में जो ओपियम प्रोडक्ट हैं वो बहुत कम जिलों में होता है और उसका एक बहुत सही सिस्टम पे अगर सही लोगों के हाथ में अगर चीज नहीं जाती है तो उसका प्रभाव पूरे सिस्टम पे पड़ता है, पूरे कंट्री पे, क्या बाहर भी पड़ता है जी। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट जी। लेकिन पाठक जी, हैरानी तब होती है जब नारकोटिक विभाग की तरफ से भी और आप लोग की तरफ से भी एक तरह से हाथ खड़े कर दिए जाते हैं कि ये तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, गंभीर समस्या जरूर है, लेकिन इस पे काबू कर पाना आसान नहीं है। एक तरह से हाथ खड़े कर रहे हैं आप लोग। नहीं, देखिए हाथ नहीं खड़े कर रहे हैं। देखिए किसी भी चीज के लिए अपने को स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, स्ट्रेटजी बना करके फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है। और निश्चित रूप से जो आप ये कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कई विभाग इन्वॉल्व हैं, तो दो चीजें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सभी विभागों के बीच में समन्वय और दूसरा ये है कि एक अच्छी स्ट्रेटजी और इंटेलिजेंस कलेक्शन करके उस पर कार्रवाई करना। अभी तक कुछ ऐसा हुआ है क्या? है, इस पर हम सारे पे काम कर रहे हैं। ये जरूर है कि कभी सफलता का रेशियो 100 भी हो सकता है, कभी 80 भी हो सकता है, कभी 70 भी हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि कोई भी सिस्टम कहीं हाथ खड़ा करता है। आप मानते हैं इस बात को कि आतंकी जो संगठन है उनका भी खेल है, उनका भी हाथ है इसके पीछे? नहीं, इस पे कोई, देखिए हमारे पास ये जो इंटरनेशनल डाटाज हैं ये जरूर आते हैं ऐसे, लेकिन हमारे पास अभी एग्जैक्ट कोई ऐसी सूचना या अभी नेटवर्क अगर हमारे पास ये होगा तो हम खुद तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा है कोई सिस्टम में इन्वॉल्व पाया गया कहीं पे भी जिले में, लेकिन ऐसा एक इंटरनेशनल लेवल पे ये बात आती है कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग है इसका पैसा जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जाता है। ये बात कई तथ्यों पर उजागर हुई। बहुत बहुत शुक्रिया पाठक जी आपका हमसे बात करने के लिए। तो एसपी मंदसौर बात कर रहे थे, वो मानते हैं कि तमाम प्लानिंग को लेकर भी गड़बड़ियां हैं जिनको ठीक किया जाना चाहिए अगर इस पर काबू पाना है तो। आपको बता दें कि आतंक के नशे से जुड़े तमाम पहलू और भी हैं, आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लड़के पप्पू होते हैं, पप्पू को लॉलीपॉप दिखाओ, अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा।